नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने मैक्सवेल रिलेशंस और उनके अनुप्रयोग, जिनमें कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, गैस के रुद्धौष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात और जूल थॉमसन प्रसरण का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो मैक्सवेल रिलेशंस या मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनका एक और अनुप्रयोग रुद्धौष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन या कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है रुद्धौष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका जो अध्ययन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो इसको हम जो मैक्सवेल इक्वेशंस या रिलेशंस हैं उनके अनुप्रयोग के रूप में, और दूसरा जो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का जो उत्पादन है उसके रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। चाहे किसी भी रूप में इसको पढ़ा जाए, पर ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम रुद्धौष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन या कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का अध्ययन करेंगे। तो जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा 0.82 केल्विन जो मिनिमम ताप है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस ताप पर सभी गैसें जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि द्रवित हो जाती हैं, परंतु इस प्रभाव द्वारा इससे जो कम ताप है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। डिबाई तथा गाउट ने स्वतंत्र रूप से ये प्रदर्शित किया कि अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धौष्म विचुंबकन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन द्वारा हम 0.82 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके परमाणु के संरेखण, जो उसके परमाणु हैं वो अलाइंड होते हैं, अलाइनमेंट होता है परमाणुओं का। उसके कारण लवण के ताप में वृद्धि होती है, परंतु जब उसी लवण को रुद्धौष्म रूप से विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आ जाती है। इस प्रभाव को हम चुंबकुष्मीय प्रभाव या मैग्नेटोकैलरिक इफेक्ट कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग गाउट तथा डोगल ने गैडोलिनियम सल्फेट, जो कि एक अनुचुंबकीय लवण है, का रुद्धौष्म विचुंबकन करने में किया, जिसके द्वारा 0.25 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सका। डी हास तथा वियर्समा ने बताया कि कुछ अन्य जो अनुचुंबकीय पदार्थ, लवण, जैसे कि पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, इनका उपयोग करके हम 0.002 केल्विन तक ताप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो परमाणुीय नाभिक हैं उनके रुद्धौष्म विचुंबकन से और भी कम टेम्परेचर 10⁻⁻⁶ केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा न्यून ताप प्राप्त करने के लिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कांच की नली ए में एक अनुचुंबकीय लवण पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जैसे कि गैडोलिनियम सल्फेट GdSO4 या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का सैंपल रखते हैं, और इसका जो संबंध है, ये ए ट्यूब दिखाई गई है, इसका जो संबंध है वो टी नली द्वारा हीलियम कक्षीय तथा निर्वात पंप से होता है। यह कांच की नली का ए जो है, इसको हम
एक द्रव हीलियम से भरे हुए ड्यूअर फ्लास्क में रखते हैं और इस फ्लास्क को एक अन्य द्रव हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क में रख दिया जाता है। अनुचुंबकीय लवण के रुद्धौष्ण विचुंबकन से जो न्यून ताप प्राप्त होता है उसको मेजर करने के लिए जो कांच की नलिका ए है उसके ऊपर जो चुंबकीय कुंडलियां हैं, चालक कुंडलियां, वो लपेटी होती हैं, जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को मापकर हम जो लवण का टेम्परेचर है वो ज्ञात करते हैं। क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय लवणों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है और संपूर्ण जो उपकरण है, ये पूरा उपकरण दिखाया गया है, इसको जो शक्तिशाली चुंबक एन और एनएस के बीच में रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी विधि क्या है। तो विधि को जानने के लिए प्रारंभ में कांच की नलिका में द्रव हीलियम को लगातार, जो कांच की नलिका जिसमें कि जो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सॉल्ट रखा हुआ है उसमें द्रव हीलियम को लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। अब लवण को हम मैग्नेटाइज करते हैं, शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकित करते हैं और चुंबकन के फलस्वरूप जो सैंपल है उसके ताप में वृद्धि हो जाती है और नलिका में जो कुछ हीलियम होती है वो ऊष्मा ग्रहण कर गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, निर्वात पंप द्वारा हीलियम गैस और द्रव हीलियम दोनों को बाहर निकालकर नलिका ए में निर्वात उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार चुंबकन की स्थिति में लवण कुछ समय पश्चात द्रव हीलियम के साथ तापीय संतुलन में आ जाता है। अब रुद्धौष्ण रूप से जो चुंबकन क्षेत्र है उसका मान 0 कर देते हैं और इस प्रकार जो अनुचुंबकीय लवण है उसका रुद्धौष्ण विचुंबकन किया जाता है, जिससे लवण का ताप कम हो जाता है और इस विधि द्वारा अत्यधिक न्यून तापमान 10⁻³ के तक प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो रुद्धौष्ण विचुंबकन है इसकी जो ऊष्मागतिकी है इसका अध्ययन करते हैं और इसके अध्ययन के लिए मान लीजिए कि नलिका में ए में जो अनुचुंबकीय लवण है उस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र बी आरोपित किया इनिशियली, जिसके के कारण जो साल्ट था उसमें आई चुंबकन तीव्रता, चुंबकन प्रति एकांक आयतन ये प्रेरित हुआ। इसलिए अनुचुंबकीय लवण पर किया गया जो कार्य है वो होगा dW' और इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ द्वारा जो किया गया कार्य है dW, इसका मान होगा -BDI। थर्मोडायनेमिक्स में आपको मालूम है अगर हम पदार्थ पे कार्य करते हैं या पदार्थ के द्वारा कार्य किया जाता है तो ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसलिए पदार्थ द्वारा जो किया गया कार्य है वो होगा जो अनुचुंबकीय लवण है उसके द्वारा किया गया कार्य होगा dW = -BDI। अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार dQ = du + dW होता है और यहाँ जो dW है इसका मान चूँकि जो dW है वो अगेन जो ऊष्मागतिकी का नियम है उसके अनुसार इसका मान होता है PdV के बराबर। इसलिए ये जो कार्य है PdV, इसमें अगर हम जो चुंबकीय PdV है ये यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क है और इसके साथ साथ अगर हम चुंबकन के कारण मैग्नेटाइजेशन के कारण जो कार्य है वो भी सम्मिलित कर दें तो दोनों का जो टोटल वर्क है वो यांत्रिक कार्य प्लस चुंबकन के कारण जो कार्य है उन दोनों का योग होगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि dW का जो मान है वो होगा PdV - BDI। इसलिए जो dQ है इसका मान हुआ du + PdV - BDI। और चूंकि ठोस पदार्थ है इस ठोस पदार्थ के लिए जो यांत्रिक कार्य PdV है, इसके जो आयतन में परिवर्तन है वो नगण्य होगा बाह्य दाब के विरुद्ध, इसलिए PdV = 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो dQ है इसका मान हुआ du - BdV और PdV का जो मान BDI, dQ = du - BDI और जो PdV है इसका मान होगा 0। इसी प्रकार ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार हमें मालूम है कि dQ = TdS होता है। इसलिए
ठोस पदार्थों के चुंबकन के कारण ये जो दो सूत्र हमें प्राप्त हुए, 1 और 2, डी क्यू इक्वस टू डी यू माइनस बी डी आई और डी क्यू इक्वस टू टी डी एस, इनसे स्पष्ट है कि उष्मागतिकी के जो चारों मैक्सवेल संबंध है वो वैध रहते हैं। जो उष्मागतिकी जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इनका जो यहाँ जो सिस्टम है वो हमारा मैग्नेटिक सिस्टम है, और हमने जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं उनका अध्ययन किया था थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए, है ना। तो जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उसमें जो चार राशियाँ हम पढ़ते हैं, जिन चार राशियों का अध्ययन करते हैं वो हैं PVTS, और मैग्नेटिक सिस्टम, इसमें जो चार राशियाँ हैं वो होंगी -BI, T और S, अर्थात हमें P को -B से और V को I से प्रतिस्थापित अगर हम कर दें, अर्थात P को -B से तथा आयतन V को अगर हम चुंबकन तीव्रता I से प्रतिस्थापित कर दें, तो हमारा जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, जिसके के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस वैलिड होते हैं, वैध होते हैं, वो मैग्नेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक सिस्टम के लिए भी वही चारों जो मैक्सवेल संबंध हैं वो वैलिड होंगे, वैध होंगे। उष्मागतिकी के इस कारण से जो उष्मागतिकी के मैक्सवेल संबंध है, उससे हमने ये एक जो मैक्सवेल संबंध है वो हमने काम में लिया था, del T अपॉन del P एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू del V अपॉन del S एट कांस्टेंट P, और चूंकि dq इक्वल्स टू TdS है, इसलिए ds का जो मान है वो हो गया dq अपॉन T, इसलिए ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी del T अपॉन del P एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू T del V अपॉन del Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो है जो थर्मोडायनेमिकल जो मैक्सवेल रिलेशन है वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए है, और इस मैक्सवेल रिलेशन में अगर हम P को -B से और V को I से रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो यही जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इस मैग्नेटिक सिस्टम के लिए भी वैलिड होगी। इसलिए ऐसा करने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी डेल्टा T अपॉन del B एट कांस्टेंट S, क्योंकि P को हमने -B से रिप्लेस कर दिया, बराबर -T del I अपॉन del Q एट कांस्टेंट B। और ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है -T del I अपॉन del Q एट कांस्टेंट B, इसको हम लिख सकते हैं बराबर -T del I अपॉन del T इंटू del T अपॉन del Q एट कांस्टेंट B, यानी del T से अंश और हर को डिवाइड कर दिया। या ये जो इक्वेशन है वो अब हमारी बन गई del T अपॉन del B एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू -T del I अपॉन del T एट कांस्टेंट B अपॉन del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट B। परंतु स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा एकांक द्रव्यमान के लिए अगर Cb है, Cb से इसको रिप्रेजेंट करें, तो एकांक आयतन के लिए जो विशिष्ट उष्मा की परिभाषा है वो इस जो मैग्नेटिक सिस्टम है इसके लिए ये होगी del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट B इक्वल्स टू D इंटू Cb, जहाँ D है वो घनत्व है। इसलिए जो उपरोक्त इक्वेशन जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं del T अपॉन del B एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू -T अपॉन D इंटू Cb इंटू del I अपॉन del T एट कांस्टेंट B। परंतु क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई, ये परमताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात काई इक्वल्स टू C अपॉन T। परंतु हमें ये भी मालूम है कि काई का जो मान है अनुचुंबकीय जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसका मान μ0 I अपॉन B के भी बराबर होता है। इसलिए काई इक्वल्स टू C अपॉन T बराबर μ0 I अपॉन B, जहाँ C क्यूरी टेम्परेचर है, इसलिए I का मान हुआ BC अपॉन μ0 T। इस समीकरण को T के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए कांस्टेंट B पर, तो हमें प्राप्त होगा del I अपॉन del T एट कांस्टेंट B इक्वल्स टू
BC/μ0 T²। और इसका मान जो समीकरण 7 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो del T/del B एट कॉन्स्टेंट S इक्वल्स टू माइनस T/D इंटू CB इंटू BC/μ0 T² बराबर ये आपका T से T कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा A इंटू B/CB इंटू T, जहाँ पर A का मान होगा C/μ0 इंटू D। और ये जो इक्वेशन 10 है इसको हम लिख सकते हैं T डेल्टा T इक्वल्स टू A/CB इंटू B डेल्टा B। यदि चूंकि रुद्धोष्मीय विचुम्बकन में हम चुंबकीय क्षेत्र B का मान B से 0 करते हैं, शून्य करते हैं, तो जो सैंपल का टेम्परेचर है, पदार्थ का ताप है, वो T1 से T2 हो जाता है। इसलिए इक्वेशन 11 का अगर हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन T डेल्टा T फ्रॉम T1 टू T2 बराबर A/CB इंटीग्रेशन B डेल्टा B फ्रॉम B टू B0, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B से हम 0 कर रहे हैं और इधर जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 हो रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है T डेल्टा T डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका मान होगा T2² माइनस T1² बराबर माइनस A/CB और B का जो इंटीग्रेशन है वो होगा B²। तो T2² माइनस T1² बराबर माइनस A इंटू B²/CB और इसलिए T2² बराबर T1² माइनस AB²/CB। और इसमें अगर हम T1² कॉमन ले लें तो ये हो गया T2² बराबर T1² इंटू 1 माइनस AB²/CB इंटू T1²। और इसलिए T2 का जो मान है वो होगा T2 का जो मान है वो होगा T2 बराबर T1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस A/CB इंटू B/T1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद पावर हाफ। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि जितना B का मान अधिक होगा और प्रारंभिक ताप T का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म विचुम्बकन में शीतलन होगा। अर्थात T2 को अगर हमें न्यूनतम करना हो तो B का मान मैक्सिमम करना होगा और T1 का जो मान है वो न्यूनतम करना होगा। तो इस प्रकार जो T2 है वो सदैव T1 से कम होगा और इस प्रकार हम रुद्धोष्म विचुम्बकन की सहायता से जो लो टेम्परेचर है, न्यून ताप है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हमारे दोनों तरीके से जो रुद्धोष्म विचुम्बकन से शीतलन है उसका अध्ययन हो गया। लो टेम्परेचर किस प्रकार प्राप्त किया जाए ये रुद्धोष्म विचुम्बकन की सहायता से उसका भी, और साथ ही इस रुद्धोष्म विचुम्बकन की विधि में जो न्यून ताप प्राप्त किया जा रहा है उसमें मैक्सवेल जो रिलेशंस हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें बस इतना ही। धन्यवाद।